नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो बिजनेस बज में। मैं मुकेश पांडे, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ rupiapesa.com, एक बार फिर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से 3 दिग्गजों को लेकर के आया हूं आपके सामने। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर रमेश अग्रवाल जी से, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे शो में आज प्रस्तुत हैं और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बताने के लिए कि पिछले 35 सालों से उन्होंने क्या सक्सेस मंत्र अपनाई है और आज तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोगों का परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है। रमेश जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका। और मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं मेरे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। रमेश जी, वैसे तो हमारी जनता आपके बारे में बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन मैं चाहूँगा अपने शब्दों में आप हमारे दर्शक को बताएं कि अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स का बिजनेस सक्सेस या मोटो क्या है। सबको नमस्ते। इनफैक्ट अग्रवाल पैकर्स मूवर्स लिमिटेड जो आज जिस जगह पर लोगों ने पहुंचाया है, उस यदि किसी से पूछे कि ये श्रेय किसको बजाएगा, तो मैं 2 ही लाइन में कहूंगा कि जो कस्टमर, जो क्लाइंट्स, जो हमारे सर्विस यूजर, उन्होंने सबने मिलकर हमारे को यहाँ खड़ा कर दिया और हम खड़े हो गए। इनकी कोई भी व्यक्ति अपने आप कभी भी नहीं बनता, अपनी मेहनत कर लो नहीं बनता, पर अल्टीमेटली उसके क्लाइंट और हमारे क्लाइंटों ने हमारे को यहाँ पर बिठा दिया। तो मैं सबको, मेरे जितने भी हिंदुस्तान के क्लाइंट्स जो भी हैं, जो हमारे से यूज की होगी सर्विस और यूज करने वाले हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिसके कारण आज मैं आपके सामने रूबरू बात करने लायक बना हुआ हूँ। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि जब हम कई बार सोचते हैं कि मंदिर में जाकर पूजा करो या कहीं हरिद्वार जाकर अपना कुछ धर्म कमा लो या कुछ कर लो, हमारे को तो एवरी डे हमारा भगवान सुबह दफ्तर खोलते ही मिल जाता है। और अग्रवाल पैकर्स उसको बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया, ये मेरा भगवान है। मेरे को मंदिर में मिले ना मिले पता नहीं, मगर यहाँ जरूर डेली मैं भगवान से देखता भी हूँ, बात भी करता हूँ, और उसी के कारण आज मैं खड़ा हूँ। हमने क्लाइंट को अपना भगवान समझा है, बस। अग्रवाल पैकर्स पूरे हिंदुस्तान भर में अपनी करीबन 140-42 डाइट इन डाइट ब्रांचेज है, साथ में 160 कंट्री के अंदर अपना फ्रेंचाइजी है, और 4 कंट्रियों में अपने खुद की ऑफिस है। 1500 करीबन ट्रक डायरेक्टली है और 3000 कंटेनर्स हैं, वो एज गुड एज ट्रक के रूप में ही काम आते हैं। और लास्ट ईयर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब जीता था। 1,32,061 लोगों का हमने हाउस होल्ड शिफ्ट किया था। और वेयर हाउसिंग के अंदर मोर देन 25 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड वेयर हाउस हमारे पास है। मोर देन 2-2.5-3 करोड़ ओपन वेयर हाउस हमारे पास में है। अग्रवाल जी, आपने बहुत बढ़िया बिजनेस सक्सेस मंत्र दिया है कि अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को भगवान समझो। और जितने भी एंटरप्रेन्योर आज आपको जो सुन रहे हैं या सुना है, अगर इस सक्सेस मंत्र को वो भी अपने बिजनेस में लेकर के आएंगे, तो मैं ये दावा करता हूं कि वो भी अपने बिजनेस में उन ऊंचाइयों को पा पाएंगे जो आपने अपने बिजनेस को जिस ऊंचाइयों पे लेकर के गए हैं। आइए दोस्तों, मैं आपसे मिलवाता हूं मेरे दूसरे गेस्ट मिस्टर अमित अरोड़ा से, जो कि डायरेक्टर हैं सिग्नल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से, और इनसे ही जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अमित अरोड़ा सिग्नल लॉजिस्टिक्स से। लास्ट 20 ईयर से मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक लाइन में हूँ। और पीछे कोविड के दिनों में जो हम लोगों को चैलेंज आया, वो सबसे ज्यादा आया फ्रेट को लेकर। सी फ्रेट, एयर फ्रेट, हमारे कंज्यूमर जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ। मतलब 4 to 5 टाइम्स जो है फ्रेट, सी फ्रेट, एयर फ्रेट बढ़ गया। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, किसी भी तरह से फ्रेट को कम कराना। उसके लिए जो अभी अग्रवाल साहब से सहमत हूँ कि जो 4 से 5 गुना फ्रेट बढ़ा है, साहब 18 से 20% कह रहे थे, हमें तो ये कम से कम 50 to 100% कम कराना पड़ेगा, तभी हमारे ट्रेड में हमारे कंज्यूमर और अच्छे तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला टारगेट यही है कि किसी भी तरह सरकार के साथ मीटिंग्स करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फ्रेट को कम किया जाए किसी भी तरीके से। बहुत बढ़िया अमित अरोड़ा जी। आइए दर्शकों, मैं मिलवाता हूं हमारे तीसरे गेस्ट मिस्टर सुनील गोगिया जी से, LCL लॉजिस्टिक्स से, और इनसे इनकी कंपनी के बारे में जानते हैं और इनकी एक्सपर्टीज के बारे में जानते हैं। मैं इस ट्रेड में पिछले 18 सालों से हूँ और मेरी जो कंपनी है वो एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है। हम एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स में है। घर से उठा के दूसरे वर्ल्ड, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में डिलीवर करते हैं घर पर।
origin services, destination, freight, air freight और ocean freight, we do all those things. एंड हमारी कंपनी प्रोएक्टिवनेस पे बहुत बिलीव रखती है, एग्जीक्यूशन पे, प्रोसेस ओरिएंटेशन पे बहुत बिलीव रखती है, और हमारा जो मेन मंत्रा यही है, प्रोएक्टिवनेस इज द कीवर्ड हमारे लिए जो है इस वक्त बिजनेस का। थैंक यू सुनील जी। पिछले 2.5 साल ये कोरोना हम सब के लिए एक खौफनाक सा शब्द बन चुका है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हम ऐसे लॉकडाउन के अंदर में बंद होंगे। 2.5 महीने, इनफैक्ट 2.5 साल होने को आ चुके हैं। 3 लॉकडाउन हिंदुस्तान में लग चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा अपने दिग्गज, और मैं कहूँगा रमेश अग्रवाल जी से, जो कि हमारे मेंटर हैं, वो सब बताएं कि उन्होंने तो अपने बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन ये कोरोना जो उनके सामने भी आई थिंक पहली बार उन्होंने भी इसको विटनेस किया होगा, उन्होंने किस तरीके से अपने बिजनेस में अपने सहयोगियों को, अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करा ताकि और वो मोटिवेट हो पाए अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स को दोबारा से नई ऊंचाइयों पे खड़ा करने के लिए। मुकेश जी, यदि कोरोना को हम बांटे तो 3 भागों में बांटेंगे, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। पहली लहर तो ऐसी थी कि जिसके बारे में हमारे को खुद को नहीं पता था कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि इसका हमारे को कभी अनुभव नहीं था। आप कहो कि किसी ऑफिस में बैठे हैं और वहाँ इमीडिएटली एक शेर आ जाए, तो हमने कभी प्लान नहीं किया था कि वो शेर आ गया तो मैं कहाँ भागूं, या कमरे में बंद हूं, या छत से कुदाक मारूं, क्या करूं। वी वर नॉट हैविंग एनी आइडिया। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, और हम कुछ प्रिपेयर्ड नहीं थे, और हमारी हजारों गाड़ियां माल के साथ भरकर रोड पे खड़ी हुई थी। और एक सरकार के अंदर उन्होंने एक सूचना जारी कर दी कि वही कल के बाद आप लोग रोड पे नहीं आओगे। तो ड्राइवर भी गाड़ियां छोड़कर अपने अपने घरों में भाग गए थे। लावारिस गाड़ियां खड़ी हो गई थी, जिसके अंदर बाद में हमारे को कलेक्ट करने में टुक 40 डेज। और यदि मैं कहूँ हमारी जैसी कंपनी के अंदर ये इसका गाड़ियों को वापस लाना और उसके अंदर बैटरी या कुछ सामान चोरी जो रिप्लेसमेंट करके लेकर आए, तो वो भी एक 10-12 करोड़ का नुकसान हुआ था। बट एनी हाउ, मैं समझता हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस और 10-12 करोड़ का नुकसान एक तरह से बहुत बड़ी वर्कशॉप होगी हमारे के लिए कि ऐसा कभी हो जाए तो क्या हो। सेकंड वेव में हमने तैयारी कर ली थी। ड्राइवरों को हमने बिहेवियर ट्रेनिंग, दुनिया भर की ट्रेनिंग दी कि आप लोग कभी कुछ भी नहीं भागोगे, कंपनी आपके साथ में खड़ी है। एक कंट्रोल रूम बना दिया था कि उस कंट्रोल रूम आपको 24 घंटे आपकी देख रेख करेगा। और उसके बाद सेकंड वेव में कोई भागने का किसी को मौका नहीं दिया। थर्ड वेव तो बिल्कुल थोड़ी आसान सी थी, इसलिए कोई नहीं भागे। तो इस तरह का ये निकला। यदि मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करूं, अग्रवाल पैकरमूर के अकेले छोड़कर, तो हमारी इंडस्ट्री में 3 होती है। एक तो बुकिंग करने वाली कंपनियां होती है, दूसरे उनके और ट्रकर के बीच में एजेंट्स होते हैं, और तीसरा ट्रकर्स होते हैं। तो जो सबसे बड़ा इस कोरोना ने जो मार पड़ी, वो पड़ी उन ट्रकर्स की, क्योंकि उनका क्या होता है, वो हैंड टू माउथ रहते हैं। 92 लाख ट्रक्स है हिंदुस्तान के आज हमारे, और वो क्या करते हैं कि आज महीने का ट्रक चला तो उसकी किस्तें दे पाते हैं। तो जो फर्स्ट वेव के अंदर जिस तरह लॉकडाउन रहा और भगदड़ मच गई, तो हर किसी व्यक्ति का 6 या 7 महीने का ट्रक नहीं चला, और नहीं चला तो वो एक तरह से उसको, वो जो 6 महीने की किस्तें थी, ठीक है सरकार ने उसको आगे कर दिया, बट अल्टीमेटली एक बाहर पड़ गया उसको कि 6 महीने की किस्त उसको आज नहीं तो कल देनी है। एग्जाम तो हुई नहीं, और इंटरेस्ट उनका जो भी था नॉर्मल चलता रहा, वो भी एग्जाम नहीं हुआ। तो वो एक ऐसा लगा कि उनको कि वो 6 महीने के बाद, मतलब मैनी पीपल्स, बहुत ट्रकर्स, वो अपनी किस्तें नहीं दे पाए। कुछ फाइनेंसर ऐसे थे, उन्होंने उसकी पोजीशन देखते हुए उनसे कंप्रोमाइज किया, उनको रास्ते बताए, थोड़ी मोटी और फंडिंग करके उनको लेकर आए, बट काफी लोग विकेट गिर गए इसके अंदर। एजेंट थे, उनका कुछ होता नहीं, एक छोटा सा ऑफिस होता है, ट्रक आया तो भरवा दिया, कमीशन काट लिया, 3-4 स्टाफ होते तो उनके ऊपर कोई भार नहीं पड़ा। बुकिंग एजेंट जो ट्रांसपोर्टर थी, उसमें 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनका अपने ट्रक होते हैं, दूसरे ये होते हैं कि दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जिनके पास अपने ट्रक थे उनके ऊपर भी भार पड़ा, काफी उनको एक बुरे टाइम से निकलना पड़ा, और जिनके ट्रक नहीं थे उनके ऊपर कोई ज्यादा भार नहीं पड़ा, क्योंकि उनको किसी की कुछ देना नहीं था ना, ऑफिस का जैसे काम चल रहा था वो चलाते रहे। तो 3 तरह से इस तरह से रहा। मगर ये सारा होने के बाद जो बेस्ट पार्ट ये रहा कि उसके अंदर कोरोना में रहकर लोगों ने बहुत इनोवेशन किए, डिफरेंट जो इस व्यक्ति ने इनोवेशन की वो आज भी खड़े हैं और आगे भी सदा के लिए खड़े होंगे। अब जैसे कि आप अग्रवाल पैकरमूर की बात करोगे
जो हमारे एम्प्लॉइज थे, हमने उनको जूम के ऊपर मीटिंग हुआ करती थी, हमने कहा कि भाई आप एम्प्लॉय की बजाय क्यों ना आप एंटरप्रेन्योर बनो। भारत सरकार ने भी बंबू दे रखा था कि लेट देम मेक एंटरप्रेन्योर। तो हमने क्या किया कि हमारे जो स्टाफ पुराने थे, जो 5 साल पुराने थे, हमने उनको जहां वो रहते थे उसके पास या नजदीक, उनको हमने एपीएमएल साथी के नाम से एक एजेंट बना दिया। हमारा वही पुराना एम्प्लॉय एजेंट बन गया। 3 व्यक्ति उनको कहा कि जो भी तुम्हारी अपनी कंपनी में छाट लो आप। तो ऐसे हमारे 200 एजेंट बन गए इंटू 4, 800 व्यक्ति का ऐसा रहा कि वो एजेंट बन गए। जितना काम उतना दाम। जो एक तनख्वाह किसी को 15-16 हजार की मिलती थी, वो आज 27 से 28 हजार रुपये कमा रहा है, क्योंकि वहां तो 10 से 6 का टाइम था। अब खुद एजेंट बन गया, क्योंकि पर क्यूबिक फीट के ऊपर उसको पैसा मिलता है, तो वो जितना दौड़ेगा उतना उसको मिलेगा। तो आज उसको भी चस्का लग गया। तो एक नया हमारा ये डोमेन खुल गया कि जितना काम उतना दाम, और हमने कम से कम हजारों एंटरप्रेन्योर तैयार कर दिए। ये एक नई कोरोना के अंदर, कभी आज तक 35 साल में हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। अब हम हिंदुस्तान में 780 जिले हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर जिले में हमारा, क्योंकि ऑफिस खोलना बड़ा मुश्किल था, इट्स बड़ा टीडियस जॉब है और एक्सपेंडिचर भी होता है और आपको कैपेक्स भी लगती है। अब हो तो कुछ भी नहीं, हर जिले में एक आदमी आता है, पर डे हम 5-6 हमारे एजेंट बना रहे हैं, और उसकी छोटी सी क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग हो जाती है 12 दिन की, उसके बाद वो अपने गांव में जाकर एजेंट खोलता है। उसको अपने घर में ही खोल लेना है, कोई अलग से ऑफिस की जरूरत नहीं, कोई बोर्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना बिजनेस आएगा वो हमारे हब में, हमारे मेन हेडक्वार्टर में आता है, और हम उनको बांटते थे। ऑपरेशनल एजेंट, नॉट ए मार्केटिंग एजेंट। उनको बिजनेस लाने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास आराम से बिजनेस है, केवल वहां से हम ऑपरेट नहीं करते थे, छोड़ते थे बिजनेस। वो उनको देना शुरू कर दिया, एक नया वर्टिकल ये खुल गया। दूसरा, जो मैंने कहा कि हम 25-30% रेट कम करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि कोई डीजल के अंदर या कोई हमारे को ऐसी टैबलेट मिल गई कि पानी के अंदर वो टैबलेट डाल दे डीजल बन जाएगा और हम गाड़ियों को दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि कम होगा तो कुछ तो कारण होगा। तो हिंदुस्तान में जो गाड़ियां चलती थी, वो हमारे माननीय सरकार जो गडकरी जी, जो इस ट्रांसपोर्ट के जो हमेशा ही एक मतलब अग्रेसर टाइप का काम करते हैं, और वो एक अग्रणीय व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रक की जो हाइट थी, वो पहले हमारे को 9.5 फीट मिलती थी गुड्स कैरियर में, वो अब बढ़कर 13 फीट समथिंग हो गई, यानी कि हमारी 4-5 फीट बढ़ गई। और ट्रक में जब भी 2 तरह के माल होते हैं, जैसे कि आपको क्रोकरी हो गई, स्पेयर पार्ट्स हो गए, इस टाइप का जो माल होता है, वो उनका एक सर्टेन एसओपी है। वो माल जब लोड करते हैं गाड़ी के अंदर, तो जो नीचे का कार्टून खराब न हो और एक वेट का बैलेंसिंग करते हैं, तो वो 6 फीट तक ही हाइट के ऊपर सामान लोड करते हैं। अक्सर लाइट लोड तो ऊपर तक भी कर देते हैं, कुर्सी चेयर, मगर मैक्सिमम जो ब्रेकेबल आइटम है वो 6 फीट तक करते हैं। और ट्रक की हाइट पहले तो 9 फीट 9.5 फीट होती थी, तो 2.5-3 फीट हवा ही भर के लेके जाते थे। अब 13 फीट हो गई, तो 13-6 इनकी 5 फीट में हवा ही जाती है, और दे आर पेइंग फॉर हवा का किराया देते थे हमारे को। तो हमने सोचा कि इस हवा को की बजाय इसमें क्यों ना सामान भरे। तो हमने क्या किया, एक बहुत बढ़िया तरीके से एक इसका हमने डिजाइन तैयार करवाया। 6 फीट के ऊपर हम हर गाड़ियों के ऊपर एक हम डबल डेकर बना दिया, एक प्लेटफार्म लगा दिया, बहुत बेहतरीन। उसका प्लेटफार्म देखोगे तो लगता है जैसे कि इसके अंदर व्यक्ति सोकर भी जा सकता है। तो ऐसा हमने एक प्लेटफार्म बना दिया। तो 6 फीट तक तो उनका सामान भर दिया, और ऊपर हमारे पास तो एक वी आर ब्लेस्ड विद हाउस होल्ड, और ऊपर हमने अपना घर सामान भर दिया। यानी कि जो 1900 CFT का माल जाता था, अब हमारा 2760 CFT का माल जाता है उसी गाड़ी में। उतना ही भाड़ा, उतना ही किराया, कुछ भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं लगा। गाड़ी बनाने में हमारे को 70-80 हजार 60 हजार रुपये फालतू लगे पार्टीशन करने में, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो अब इससे हमारी जो कॉस्ट आई है, जो कम आई है, वो 32 से 34% आ गई। 12% हम इंजॉय करेंगे, 20% हमारे क्लाइंट को दे देंगे। दिस इज नाउ नया एवेन्यू खुल गया हमारे लिए। ये इस कोरोना के अंदर देखा कि भाई कैसे कम करें, तो देखा कि अल्टीमेटली हवा का किराया क्यों दें हम, उसका खर्चा क्यों करें। तो ये एक हमारा डबल डेकर आज हमारे पास में 30-40 बन गई। इस एंड में इस 1-2 महीने में वी आर क्लोजिंग 100, और ये 500 गाड़ी हमारी नई बन रही है डबल डेकर। इसमें इंडस्ट्री वाले भी आने लग गए, जो क्रोकरी वाले हैं, स्पेयर पार्ट्स वाले हैं,
तो उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे लिए बना दो, तो हमारा नया वेन्यू खुलकर उनके लिए भी बना के दे रहे हैं। तो ये एक नई चीज हमने दी है। तो दर्शकों, रमेश अग्रवाल जी ने एक बहुत बहुत बढ़िया शब्द का यूज किया, आपको उसके बारे में बताया, इनोवेशन। इस कोरोना काल के अंदर में जब 2.5 महीना हम जब घर पे बैठे थे कंप्लीट लॉकडाउन में, और उस टाइम पे जिन लोगों ने इनोवेशन शब्द को समझा और उसको अपने बिजनेस में लगाया, तो उन्होंने अपने बिजनेस को 100% नई ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। यही इनोवेशन मैं जानना चाहूँगा अपने दोनों लॉजिस्टिक्स पार्टनर से, सिग्नल लॉजिस्टिक्स से और LCL लॉजिस्टिक्स से। अमित अरोड़ा जी, आपने क्या इनोवेशन किया अपने बिजनेस में? आप क्या नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए अपने बिजनेस में, ताकि आप दोबारा बाउंस बैक कर पाएं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में? सर, कोरोना के अंदर हम लोगों ने, आपको पता है कि सारी इंडस्ट्री लॉकडाउन बंद हो गया था, जैसे फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, लेकिन गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक को ही अलाउ करा हुआ था काम करने के लिए। तो कोरोना में जब टोटली लॉकडाउन था, तो हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा ऑफिस ओपन था, हम लोग पूरा जोर शोर से हमने काफी मेडिकल इक्विपमेंट काफी इंपोर्ट करे। आपको पता, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी शॉर्टेज आई, जो भी मेडिसिन की शॉर्टेज आई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने बहुत करा कोरोना काल में। तो हमने पूरा सपोर्ट करा, उस वजह से हमारा बिजनेस ग्रो ही हुआ। लेकिन जो एक तरफ से ग्रो हुआ, एक तरफ से स्लो हुआ बिजनेस, ड्यू टू फ्रेट इंक्रीज इतना ज्यादा हो गया, एयर फ्रेट, क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो गई थी। फ्लाइट बंद हो गई तो एयर फ्रेट जो है, कम फ्लाइट थी तो एयरलाइंस को लॉस हो रहा था, तो उन्होंने एयर फ्रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली, शायद 27 से पूरी फ्लाइट शुरू हो रही है, तो आई होप कि फ्रेट काफी लेस होगा। तो हमारा तो पूरा फोकस था कि फ्रेट कैसे कम किया जाए, और कोरोना में हमने काफी मेडिसिन और काफी मतलब एक्सपोर्ट करा है। तो कोरोना काल में लॉजिस्टिक को अगर देखें तो लॉजिस्टिक बिजनेस बंद नहीं हुआ। लॉजिस्टिक की वजह से जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी इंडिया की चली, वो ड्यू टू लॉजिस्टिक ओनली, क्योंकि लॉजिस्टिक पूरा ओपन था। कोरोना में सब लोग लॉकडाउन बैठे थे, सब घर में बैठे थे, लेकिन हमारी पूरी टीम रात रात को एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे काम करा रही थी कि जिससे हमारी इकोनॉमी डाउन ना हो। तो हमारा, हम लोगों का लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा हाथ है इकोनॉमी को पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से डैमेज ना हो, उसके लिए हम लोगों ने काफी सपोर्ट करी और लॉजिस्टिक कंपनी। आइए अब जानते हैं सुनील गोगिया जी से, उन्होंने अपने बिजनेस में क्या इनोवेशन लेकर के आए और आज उस इनोवेशन का क्या फायदा उनको मिल रहा है। देखिए सर, एज अ फ्रेट फॉरवर्डर, फ्रेट्स इतना हमारे हाथ में होते नहीं है। फ्रेट सारे मार्केट ड्रिवन है, चाइना से ड्राइव होता है सारा फ्रेट, इंडिया का भी। अगर चाइना में $10,000 है तो इंडिया में थोड़ा कम ही मिलेगा आपको। अगर आपको मार्केट प्रेडिक्ट करना है तो यू हैव टू सी कि चाइनीज मार्केट कैसे चल रही है, उनका फ्रेट क्या चल रहा है। तो हमने प्रेडिक्शंस करने शुरू करे, हम मोर प्रोएक्टिव हो गए, प्रेडिक्शंस करने शुरू कर दिए कस्टमर्स को कि 2 महीने बाद आपका यही फ्रेट कितना बढ़ने वाला है, आप अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे करेंगे रेट्स की। क्योंकि कोई भी अगर ऑर्डर एक्सपोर्ट होता है तो उसका जो टैट होता है, जो एक रीचिंग टाइम होता है 60 डेज होता है, उसके बाद उसको नया ऑर्डर पिक करना होता है, तो उसको प्रेडिक्ट करना ही पड़ता है फ्रेट को, या एट एक्चुअल देयर लॉट ऑफ टर्म्स भी अलग अलग है शिपिंग में, CIF, FOB। तो उस पे हमने प्रेडिक्शंस देने शुरू करे कस्टमर्स को। कस्टमर्स बहुत ही हैप्पी थे कि चाहे फ्रेट बढ़ रहा है बट हम 90% टाइम पे प्रेडिक्ट सही कर पा रहे थे कि ये रेट इतना बढ़ेगा। और उसके बिहाफ पे हमने प्रोएक्टिवली बुकिंग्स लेनी शुरू कर दी, 2-2 महीने के बाद के वेसल्स की प्री बुकिंग शुरू कर दी। कस्टमर्स ने हमको फ्री हैंड दे दिया, उन्होंने देखा कि हम राइट प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जैसे ही हमें बुकिंग्स मिलनी शुरू हुई तो एक चेन बन गई कस्टमर की, 2 महीने बाद की, 3 महीने बाद की, 4 महीने बाद की। वहां से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई। ये सिर्फ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, हाई वैल्यू गुड्स वाले एक्सपोर्टर्स के साथ हुआ। जहां लो वैल्यू वाले एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने बहुत सफर किया। लाइक एक्सपोर्टर्स लाइक बिस्किट एक्सपोर्टर्स, उनका कंटेनर वैल्यू ही $9,000 होता है, $8,000 होता है, और अगर वैल्यू ही $10,000 हो गया फ्रेट का तो फिर कैसे वो मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। तो वहां पर सप्लाई चेन में गैप आया। जबकि हमारा इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा चीज भी हुआ है, चाइना और इंडिया में हमेशा से एक वॉर रहता है एक्सपोर्ट का। चाइनीज मार्केट बहुत ऊपर गई, वहां के रेट बहुत ऊपर गए, हमारे रेट स्टिल कम थे एज कंपेयर टू चाइना। अगर आप इस लॉकडाउन की जो सेकेंड वेव या थर्ड वेव रही है, अगर आपको एक कंपैरिजन बताऊं, चाइना से रॉटरडैम का रेट था $14,000, हमारे इंडिया से था $10,000। लेकिन चाइना में वहां पर भी काफी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, क्योंकि फ्रेट हाई था तो शिपिंग लाइंस ने ज्यादा वेसल देने शुरू कर दिए चाइना को। इंडिया में वेसल की शॉर्टेज हो गई। जहां पर वेसल्स हमारे को 3 मिलने चाहिए थे वीक में, वहां पे 2 मिलने शुरू हो गए। तो फिर हमारी थोड़ी बहुत सप्लाई चेन गड़बड़ाई,
लेकिन हमारा फ्रेट फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरेबल टू चाइना ठीक था। अगर आप देखें तो हमारा लास्ट क्वार्टर का मेडिसिन बिजनेस और एक्सपोर्ट बिजनेस बड़ा है। तो इंफ्रा में भी गवर्नमेंट ने काफी हेल्प किया। अगर आप देखें ऑनलाइन डीओज हो गए, आपकी फेसलेस कस्टम क्लियरेंसेज हो गई, गवर्नमेंट ने काफी अच्छा रोल प्ले करा है हमारे सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में, शिपिंग को इम्प्रूव करने में। थैंक यू सुनील जी अपने इनपुट के लिए। और दर्शकों, अब हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Exclusive online portal to meet your financial needs. Rupya Paisa introduced financial consultants which provides diversified financial services such as secured and unsecured loans from various banks and NBFC to meet the financial services. Rupya Paisa provides various products to help you meeting your financial requirements. Unsecured business loans, loans against property, LAP, personal loans, working capital term loan machinery or commercial property, dealer finance, export credit, LC or buyer's credit, cash credit, vendor or supplier finance, bank guarantee. RupiaPaisa.com, one stop for all your financial need. Rupya Paisa, reliable partners, reliable solutions. स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। मेरे साथ आज 3 दिग्गज लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से हैं। तो दोस्तों, पिछले 2.5 साल के बाद इंडिया एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की तरफ है। आज इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, ज़रूरत सिर्फ है इनोवेशन की। तो मैं पहले रमेश अग्रवाल जी से परमिशन लेते हुए अपने यंग एंटरप्रेन्योर से पूछना चाहूँगा, सुनील जी से, कि वो क्या सोचते हैं आगे इंडस्ट्री जिस तरीके से इंडिया एज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो क्या मेजर्स उठाने वाले हैं या उनको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। सुनील जी। देखिए, हमारे पास फार्मा बिजनेस काफी है और हम फार्मा बिजनेस पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं और मुझे लगता है फार्मा काफी ग्रो करेगा। फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारी अपने बिजनेस, हमारी इकोनॉमी के लिए। फार्मा विल बी ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो हमारा जो फोकस है वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे ज्यादा है इस वक्त, जब तक कि फ्रेट स्टेबल ना हो जाए। और फ्रेट हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही प्लस माइनस होता रहेगा एज पर द मार्केट सिचुएशन। तो हम जो फोकस कर रहे हैं वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है वो अपना काम जरूर कर रही है। इंफ्रा काफी डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट का, फेसलेस कस्टम क्लियरेंसेस शुरू हो गई हैं और सिस्टम्स काफी इंप्रूव हुए हैं। तो जैसे रमेश जी ने बोला कि फ्रेट के जो ट्रकिंग एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे, तो हमारे को भी बहुत फायदा मिलेगा। बिकॉज अगर आप कुछ भी कंटेनर एक्सपोर्ट करो तो डोमेस्टिकली तो आपको ट्रेलर्स यूज करने ही पड़ते हैं। अगर वहां पर 15-20% का फर्क पड़ता है तो वो कॉस्ट एक्सपोर्टर को बचता है, उसके पॉकेट में जाता है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वो रमेश जी कंट्रोल करते हैं, उनके अपने को ट्रक्स हैं। ऐसे ही इंडस्ट्री में चेंजेस चाहिए। अब फॉरवर्डर के पास कोई भी इंफ्रा नहीं है, बस वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, ही इज अ इंटीग्रेटर। ये मेरा व्यू है इसके ऊपर। बहुत बढ़िया। मैं अमित जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे तीनों दिग्गजों ने एक पॉइंट को रेज किया कि फ्राइट के दाम बढ़े हैं। फ्राइट के दाम बढ़ने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर्स के पास डायरेक्ट पहुंच रहा है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान के लिए हो सकता है। तो अब मैं अमित जी से जानना चाहूँगा कि वो क्या इनोवेशन या क्या चैलेंज, इस चैलेंज को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं और उनके क्या सजेशंस रहेंगे इसको लेकर के। तो इसको लेकर यही है कि अपना गवर्नमेंट के साथ जो हमारी मीटिंग्स है, हमारी एसोसिएशन ने उसको रिक्वेस्ट कराया है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़े से टैक्सेस, जीएसटी वगैरह को थोड़ा सा कम करे, टैक्सेस को थोड़ा कम करे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो चीज़ें फ्रेट की वजह से और चीज़ों की वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही है, कंज्यूमर के काफ़ी महंगा हो रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट हमारे को चाहिए कि एक तो अपना फाइनेंस को लेकर बैंक, कई लोगों के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स की लिमिट है, उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम करे। हर जगह पर थोड़ा कम होगा तो कंज्यूमर को जो है माल सस्ता मिलेगा।
रमेश जी ने भी अपने पिछले डिस्कशन में एक चीज़ को हाईलाइट किया था कि गडकरी जी ने जो हाइट्स है, जो ट्रक्स, ट्रॉली या कंटेनर्स, उनके हाइट्स बढ़ाने, जो पहले 9 मीटर था वो 13 मीटर अलाउ किया, उससे एक बहुत बड़ा पुश ज़रूर मिल सकता है फ्राइट्स के चार्जेस कम करने के लिए। लेकिन मैं सर से जानना चाहूँगा कि आगे, क्योंकि इंडिया एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो क्या मार्गदर्शन करेंगे लॉजिस्टिक कंपनी के लोग या और किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाएं और बिजनेस को अपनी नई ऊंचाइयों पे ले जाएं। और ये प्रेरणा मैं चाहूँगा कि रमेश अग्रवाल जी उनको आज दें। ये जो अभी सुनील जी, रमेश जी जैसे अपना अनुभव आपके सामने बतला रहे थे, मैं उसी में एक चीज और ऐड करूंगा, क्योंकि जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी पहले कभी 2 लाइन थी, अब 8 लाइन हो गई, हमारे हाईवे बढ़िया हो गए, जीएसटी से जितनी चेक पोस्ट हमारी खत्म हो गई, तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट जगत को उससे लाभ क्या हुआ? जो ट्रक थे पहले, जो कैरिंग कैपेसिटी थी 35-18 जिसको जनरली अक्सर रोड पे चलती है, अब हमारी 40-18 बन गई, तो जो कैपेसिटी थी उसमें इजाफा आया। उन्हीं एक्सल के ऊपर आज हम 50-52 टन माल लेके जा सकते हैं। हमारी कॉस्ट क्या है ट्रांसपोर्ट के अंदर, जो आज हम हमें अक्सर कहते रहते हैं कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 13.5% है, जो वेस्टर्न कंट्री में 8.59% है, अल्टीमेटली है क्या? इसमें केवल थोड़ी सी हमारा दृष्टिकोण बदलना है, सोच बदलनी है। अब ये जो नया जो दौर चला है, ये जो यंग बैठे मेरे सामने सुनील और अमित, तो इनकी सोच अलग है। नहीं, बिल्कुल इनको कोई कंपटीशन नहीं समझते, ये आपस में सहभागिता में काम करते हैं। हम अक्सर क्या करते थे कि कोई भी व्यक्ति उसको 1 लाख स्क्वायर फीट को अपने इंडिविजुअल किराए पर ले लेता था, 70% यूज होता था, 30% उसका यूज ही नहीं होता था, बट वी हैव टू पे 100% रेंट, उसकी अलग सिक्योरिटी, अलग गार्ड, अलग 3 मंथ्स का एग्रीमेंट, सब कुछ। आज क्या करने लगे कि मेरा वेयर हाउस में जब 30,000 बाकी है तो सुनील जी अपने आप कहते हैं ठीक है 10,000 अंकल मेरे को दे दो, अमित जी कहेंगे जी 20,000। तो उनको पहले आप परहेज होता था कि मैं अंकल के वेयर हाउस में क्यों आऊं, पता नहीं क्या होगा, मेरी कुछ पार्टी तोड़ लेंगे, वो आज इनका डिफरेंस खत्म हो गया। तो जो सहभागिता है आपस में, वो सबकी कॉस्ट कम करती है। एक ये नई चीज मैंने इस कोरोना के बाद आपस में शेयर करने वाला जो है सब, जिसको मैं अपने भाषा में कहूं, सहभागिता का जो चलन शुरू हुआ है, वो एक बड़ा इस इंडस्ट्री में लाभ होगा, जिसके कारण कॉस्ट कम आएगी। रमेश जी, आपने बहुत बढ़िया इंसाइट दिया है और आज मैं आज के शो से 3 बिजनेस सक्सेस मंत्रा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहली बात बोली आपने इनोवेशन, जिसने कोरोना में इनोवेशन किया उसने बाउंस बैक किया। दूसरा बोला सहभागिता, इस कोरोना काल में हमें सिर्फ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी, अपने नियर एंड डियर वन वालों की सहभागिता की, और ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्राहक भगवान है, और जो अपने ग्राहक को भगवान के रूप में देखेगा, भगवान उसको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने का मौका नहीं दे सकते, और ये बात सत्य है। लेकिन क्योंकि अब इंडिया एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रही है, लोगों को चैलेंजेस आएंगे, तो मैं जानना चाहूँगा हमारे मंच के थ्रू ऐसी क्या चैलेंजेस हैं जो वो चाहते हैं फिनेंस में को लेकर के चैलेंज, या किसी भी तरीके से मिनिस्ट्री को लेकर के कोई अगर चैलेंजेस हो। लेकिन मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि वो क्या चाहते हैं, कि उनको किस तरीके से मदद मिलनी चाहिए बैंक्स या फिनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से, ताकि उनके टॉपिक को मैं उन अथॉरिटीज़ तक पहुँचा पाऊँ। नीचे दिए मेरे नंबर्स पे आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, उसका जवाब हमारी टीम आपको बहुत जल्द देगी। तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे तीनों पैनलिस्ट से, रमेश अग्रवाल जी से, अमित अरोड़ा जी से और सुनील गोगिया जी से, आज आपने कीमती समय निकालने का हमारे इस शो के लिए। और मैं दोबारा मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते कुछ नए वर्टिकल्स को लेकर, उनके चैलेंजेस को समझाते हुए और उनके सक्सेस मंत्रा को आपसे डिस्कस करते हुए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बिजनेस बज़, मुकेश पांडे, rupiapesa.com।